बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड हिस्ट्री। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म और मालूमात में इजाफा फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटार्कटिका की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, मिस्ट्रीज और इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में। नाजरीन, एंटार्कटिका दुनिया का 7वां कॉन्टिनेंट है जो अपने अंदर बेशुमार राजों को छुपाए हुए है। ये वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें ना तो कोई मुल्क है और ना ही इसमें पुराने वक्तों से लोग आबाद हैं जो अपने आप को इसके रिहायशी कहलाते हों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा यानी सर्द तरीन कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर बर्फानी हवाओं के तूफान भी आते हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर्स पर आवर तक पहुँच जाती है। नाजरीन, एंटार्कटिका दुनिया का सर्द तरीन कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है और मॉडर्न थेरीज के मुताबिक साइंटिस्ट इसको एज अ डेजर्ट क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर साल भर में सिर्फ 51 मिलीलीटर तक ही बारिश होती है, यानी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानी जिंदगियों का बसेरा सिर्फ रिसर्च की हद तक ही महदूद है। नाजरीन, हैरानकुन बात यह है कि जहां इंसानी जिंदगियों का वजूद और गुजर बसर तकरीबन ना होने के बराबर है, वहां भी मुख्तलिफ मुमालिक ने अपने अपने वसाइल के मुताबिक कब्जा किया हुआ है। जी हाँ नाजरीन, देखा जाए तो फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चिली, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना जैसे मुमालिक इसके अलग अलग हिस्सों पर कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में एंटार्कटिका इतने सारे मुमालिक का हिस्सा है? तो चलिए जानते हैं इसकी जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में। नाजरीन, अगर ग्रीक्स की स्टडीज को गौर से देखा जाए तो मालूम होता है कि ग्रीक्स उस वक्त जानते थे कि इस जमीन के 2 हिस्से यानी नॉर्थ और साउथ हैं। नॉर्थ में आर्कटिक रीजन मौजूद है। ग्रीक में इसे आर्कटोस कहा जाता था। चूंकि 350 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी कहा था कि जमीन गोल है, इसीलिए ग्रीक्स का ये मानना था कि अगर नॉर्थ में आर्कटिक है तो यकीनन नॉर्थ के ऑपोजिट यानी साउथ में भी जमीन का बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसीलिए ग्रीक्स ने इस बड़े हिस्से को एंटार्कटोस यानी आर्कटिक का नाम दिया, जिसका मतलब है आर्कटिक के मुखालिफ का रीजन। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि 1890s में दुनिया में पहली बार किसी ने एंटार्कटिका पर कदम रखा, लेकिन इससे कई 100 सालों पहले ही एंटार्कटिका दुनिया के नक्शों पर देखने को मिला। यानी इसे जमीन का हिस्सा तो करार दिया जाता रहा, लेकिन कई सदियों तक ना तो यहाँ तक कोई पहुँच पाया और ना ही इसे एक्सप्लोर किया जा सका। 1953 में पहली बार फ्रेंच एक्सप्लोरर्स ने जमीन के नक्शे को 2 हिस्सों नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में ड्रॉ किया। नक्शे में साउथ हेमिस्फीयर वाले हिस्से में जमीन के इस बड़े खित्ते को टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा कहा गया, जिसका मतलब है अननोन सदर्न लैंड। 1773 में पहली बार ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक साउथ एंटार्कटिक में गए। समंदर में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स और रॉक डिपॉजिट्स के खतरे की वजह से जेम्स ने एंटार्कटिका से तकरीबन 130 किलोमीटर पीछे से ही अपनी शिप को वापस मोड़ लिया। इसके बाद 1900 से लेकर 1920 तक के इस हीरोइक एरा में बहुत सारी एक्सपीडिशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज की गईं। इन्हीं डिस्कवरीज से ये भी मालूम हुआ कि यहाँ पर मॉसेस और प्लांट्स भी पाए जाते हैं। नाजरीन, साइंटिफिक डिस्कवरीज और एक्सपीडिशंस के बाद कुदरत के कानून में मुकम्मल तौर पर लिपटा हुआ ज़मीन का ये बड़ा हिस्सा इंसानों के हाथ लग गया और यहाँ से शुरू हुआ एंटार्कटिका का कॉलोनियल पीरियड। बहुत सारे ताकतवर मुमालिक ने इस पर कब्जा जमाने की भरपूर कोशिश की। 1908 से 1942 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अर्जेंटीना, चिली और न्यूजीलैंड ने यहाँ पर अपनी अपनी टेरिटरीज को क्लेम किया। इसके अलावा स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, सोवियत यूनियन और यूएसए ने भी यहाँ पर एक्सपीडिशंस करना शुरू कर दी। 1924 में अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट चार्ल्स इवंस ने एंटार्कटिका की ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस करते हुए कहा कि अगर कोई भी मुल्क एंटार्कटिका की ज़मीन पर कोई एक्सपीडिशन या डिस्कवरी करता है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये ज़मीन उस मुल्क की है।
अगर यहाँ पर ज़मीन के किसी हिस्से को क्लेम करना हुआ तो उस मुल्क के लिए ज़रूरी होगा कि वो वहाँ पर अपनी प्रॉपर सेटलमेंट करें। नाजरीन, वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होने के बाद इन ममालिक के पास ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आखिरी ऑप्शन एंटार्कटिका ही था। इसीलिए इन तमाम ममालिक ने यहाँ पर अपने कदम जमाने के लिए कोशिशें भी तेज़ कर दी। इन ममालिक ने अपनी प्रॉपर सेटलमेंट, अपनी पोजीशंस और अंटार्कटिका में अपनी पॉपुलेशन शो करने के लिए बाकायदा तौर पर रिसर्च सेंटर्स कायम कर लिए। जैसे 1947 में ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका के करीब हर्ड एंड मैक्वायरी आइलैंड पर अपने रिसर्च सेंटर कायम किए। इसी तरह 1953 में फ्रांस ने करगोलैंड एंड क्रोजेट आइलैंड पर अपने रिसर्च सेंटर और बेसिस कायम कर ली। 1954 में जब ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस की बेसिस के बारे में पता चला तो ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका की सरजमीन मेनलैंड पर अपना मॉनसून स्टेशन कायम किया। इसी तरह अगले साल अर्जेंटीना ने भी अपना जनरल बेलग्रानो नाम का स्टेशन कायम कर लिया, जो अंटार्कटिका का फिल्शनरोन आइस शेल्फ का इलाका था। एक वक्त ऐसा भी आया कि ब्रिटिश, अर्जेंटीना और चिली की बेसिस एक दूसरे के इतना करीब थी कि ये रिसर्च सेंटर तो बहुत कम लगते थे, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन गई थी, जहां इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए हिडन स्टेशंस बनाए जा रहे थे। यही वजह है कि इन तीनों ममालिक की बेसिस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से इनके टेरिटोरियल क्लेम भी कंट्रोवर्शियल पाए जाते हैं, यानी इन तीनों ममालिक की टेरिटरीज भी ओवरलैप कर रही हैं। जैसे इस नक्शे के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना और चिली ने जो टेरिटरीज को क्लेम किया है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, जबकि बाकी ममालिक के टेरिटोरियल क्लेम्स बहुत क्लियर नज़र आते हैं। यहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपनी पावर शो करते हुए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कहा कि अगर कोई भी मुल्क सोवियत यूनियन की इजाज़त के बगैर अंटार्कटिका की टेरिटरी को क्लेम करेगा तो सोवियत यूनियन उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इन्हीं सालों में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर भी अपने अरूज पर थी, जिसने अंटार्कटिका की सरजमीन पर जियोपॉलिटिकल गेम का खतरा और भी बढ़ा दिया। नाज़रीन, 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अंटार्कटिका की सरजमीन को पीसफुल रखने और जंगी खतरात से दूर रखने के लिए एक ट्रीटी सजेस्ट की। 1 दिसंबर 1959 को तमाम बड़े ममालिक इस अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन करते हैं। इस ट्रीटी में इन सातों ममालिक के टेरिटोरियल क्लेम्स को ख़त्म तो नहीं किया गया, लेकिन टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया। इसी तरह 1991 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी भी साइन की गई, जिसके आर्टिकल 7 के मुताबिक अंटार्कटिका की सरजमीन पर माइनिंग और ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। नाजरीन, अंटार्कटिका कोई एक मुल्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ आज भी बहुत सारे ममालिक अपनी टेरिटरीज को क्लेम करते हैं और अपनी अपनी पावर्स को इक्वली डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कोई भी मिलिट्री, पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स ना होने की वजह से टूरिज्म और फिशिंग एक्टिविटीज़ इस कॉन्टिनेंट के लूप होल्स और बाउंड्रीज को आज भी एक्सप्लॉइट करते हुए दिखाई देते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं अंटार्कटिका के कुछ डार्क सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज के बारे में, जिनमें से कुछ मिस्ट्रीज तो सॉल्व हो गई हैं, लेकिन कुछ को आज भी साइंटिस्ट सॉल्व करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका के बारे में सबसे बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी ज़माने में अंटार्कटिका की सरजमीन पर बर्फ़ नहीं बल्कि घने जंगल हुआ करते थे, क्योंकि इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की बर्फ़ में फॉसिलाइज्ड वुड मिली है। इनकी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था, जहां घने जंगल हुआ करते थे, और इसी के साथ साथ उन्हें यहां ऐसे जानवरों के फॉसिल्स भी मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते थे। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इसके 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे 400 के करीब लेक्स मौजूद हैं, जो अपना ही इकोसिस्टम रखती हैं। इन लेक्स में जानवरों की ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इनमें सी थ्रू जेलीफिश और बड़ी बड़ी सी स्पाइडर्स देखने को मिलती हैं। अंटार्कटिका के बारे में एक और बड़ी मिस्ट्री ये भी थी कि यहाँ ब्लड वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल बर्फ के ऊपर खून की तरह बहते हैं।
हाल ही में इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया गया जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि इस वाटरफॉल का पानी एक बहुत ही सॉल्टी लेक से आता है, जिस पर अब कई हजार फीट बर्फ जम चुकी है। ये लेक अब बाहर के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है। आयरन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो जंग जैसा रंग इख्तियार कर लेता है। यही वजह है कि इस वाटरफॉल से बहने वाला पानी बिल्कुल खून की तरह दिखाई देता है। नाजरीन, अंटार्कटिका को लेकर तीसरी बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस आइसी कॉन्टिनेंट के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन भी मौजूद है। बहुत सारे लोगों के क्लेम के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर एलियन स्पेसशिप्स देखी हैं। जहाँ बहुत सी थेरीज में इनको एलियन यूएफओस कहा जाता रहा, वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इनको अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस करार दे दिया, जिनमें वो अपने हिडन पॉलिटिकल फ्रंट के जरिए बाकी दुनिया की तरह इस कॉन्टिनेंट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि 1992 में यूएस के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे के मुताबिक अंटार्कटिका में बड़ी मिकदार में नेमोडीमियम, प्रेसिडियम, टर्बियम और डिस्प्रोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स डिस्कवर हुए हैं। ये वो नायाब मिनरल्स हैं जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। चूंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर आईटी, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैसेस से कहीं ज़्यादा है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स ही इस दुनिया का फ्यूचर हैं और दुनिया के इसी फ्यूचर को कंट्रोल करने की रेस इन तमाम सुपर पावर्स को अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों और तूफानों में ले आई है। नाजरीन, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस के थ्रू हजारों एक्सपीडिशंस और डिस्कवरीज की जा चुकी हैं, लेकिन सच तो ये है कि इन तमाम डिस्कवरीज के बावजूद आज भी इस कॉन्टिनेंट को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।